हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर एयर अराउंड अस। अपने लास्ट लेक्चर में हम ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर चुके थे। चलिए, तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। आज हम यहीं से जो है अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एयर यानी कि वायु जो है वो किस किस चीज से बनी होती है ये हम डिस्कस कर चुके थे। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वायु में देखो, अगर 100% क्या है वायु अगर हम लेते हैं, ठीक है, 100% वायु में क्या है, जो 78% हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 78% क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगली चीज 21% क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस लिए ज्यादा काम आती हैं, ये हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 21% क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन होता है। बाकी का 1% हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प जिसे हम बोलते हैं। अगला डस्ट, स्मोक यानी कि धूल धुआं, ये सारी चीजें क्या है बाकी के 1% में आती है। तो कितना हो गया, 78% प्लस 21% प्लस 1%, कितना हो गया टोटल मिला करके हमारे पास 100%। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये कुछ था। अब आगे जो है हर एक गैस के बारे में पढ़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले था नाइट्रोजन हमारे पास। अब नाइट्रोजन जो है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है हमारे पास एटमॉस्फेयर में, है ना, हमारे सराउंडिंग में जो नाइट्रोजन है वो हमें 78% क्या है, प्रेजेंट है। अब ये क्या होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है पानी में, यानी कि पूरी तरीके से तो नहीं घुलता लेकिन हल्का फुल्का घुल जाता है। दूसरी चीज, नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन। ठीक है, ये प्लांट के द्वारा चाहिए होता है क्योंकि प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला, ये जो है ब्रीदिंग में यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया में कोई भी इसका हाथ नहीं होता। नाइट्रोजन जो है श्वास लेने की प्रक्रिया में कुछ भी है इंपॉर्टेंट नहीं होता, नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग के लिए ये बिल्कुल भी क्या है, एसेंशियल नहीं है। ठीक है, अगला है डू नॉट सपोर्ट बर्निंग। ये जो है बर्निंग में भी सपोर्ट नहीं करता। बर्निंग में सपोर्ट करने का क्या मतलब है, बर्निंग में सपोर्ट करने का क्या ये मतलब है कि अगर हम कैंडल को जलाते हैं, कोई मोमबत्ती हमारे पास है उसको हम जलाते हैं, ठीक है, और वो हमने अगर खुली नॉर्मल हमने क्या है रखी हुई है, ठीक है, बिना उसको कवर करे हुए एक मोमबत्ती हमने रखी हुई है तो वो जल रही है। ठीक है, तो वो जल रही है किस वजह से जल रही है, हवा की वजह से, एयर की वजह से वो जल रही है। लेकिन एयर की वजह से क्या, एयर में तो काफी चीजें हैं ना, एयर में तो जो है काफी चीजें मौजूद है, तो किस चीज की वजह से जो है वो जल रही है, वो जल रही है ऑक्सीजन की, मेनली ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से जल रही है। लेकिन नाइट्रोजन का क्या है, उसके जलने में कोई भी रोल नहीं है। क्यों नहीं है नाइट्रोजन का कोई भी रोल उसके जलने में, उसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ए और बी हमने दो क्या लिए, स्टैंड लिए हुए, दोनों के ऊपर क्या है, कैंडल है, देखो है कैंडल। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, यहाँ पर एक कैंडल को जलाया और उसके ऊपर क्या रख दिया, एक ग्लास का जार रख दिया, यानी उसको पूरी तरीके से ढका दिया। धीरे धीरे जब वो ये ढक जाएगा तो क्या होगा, ये बुझ जाएगा। ठीक है, बुझ जाएगी कैंडल, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो है, जितनी भी ऑक्सीजन बची होगी वो तो कैंडल पहले ही यूज कर लेगी जार के अंदर की। ठीक है, अब वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं बची हुई। ठीक है, अब कोई ऑक्सीजन नहीं बची हुई तो ये जलेगी भी नहीं, इसलिए क्या होगी, जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है, जो कुछ गैस टाइप का जो प्रेजेंट है उसी को क्या बोलेंगे, हम नाइट्रोजन बोलेंगे। अब वो वहां पर प्रेजेंट तो है लेकिन उसकी वजह से जो है कैंडल ना जलेगी। ठीक है, जलेगी नहीं, उसकी वजह से कैंडल जो है वो नहीं जलेगी, इसलिए हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये देखो 4-5 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नाइट्रोजन के, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का तो बहुत सारे रोल हैं और ऑक्सीजन के ज्यादातर रोल हमें पता भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन किस चीज में सबसे पहले मदद करती है, सबसे पहले हमारे लिए ऑक्सीजन जो है बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। क्यों है, क्योंकि वो हमारे लिए ब्रीदिंग में हेल्पफुल होती है। क्योंकि यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो है पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होती है, पानी में भी क्या होती है,
स्लाइटली सॉल्युबल होती है। ये हम कैसे बोलते हैं कि पानी में स्लाइटली सॉल्युबल है, लिखा हुआ है ना, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में भी क्या होती है, ये घुल जाती है थोड़ा बहुत। कैसे घुल जाती है, हमें क्या पता कैसे घुलती है। देखो अब एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं हम। अगर हमने क्या किया है, एक बर्नर है, यहाँ पर जो है गैस जल रही है, ठीक है। इसके ऊपर इसके ऊपर अगर हमने कोई बर्तन रखा है, इस पे जो है पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, हमने जो है एक गिलास पानी डाल दिया है और इस पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। धीरे धीरे क्या होगा, हमें दिखेगा इसकी जो सतह है, यहाँ पर क्या दिखेंगे, हमें छोटे 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 बबल्स दिखेंगे, बुलबुले दिखेंगे, दिखेंगे बुलबुले। हमने क्या किया, हमने एक बर्नर लिया है ना, या हम बोल सकते हैं गैस है, ये जो भी है, ठीक है, कोई भी हमारा, यहाँ पर क्या ये जल रहा है और इसके ऊपर जो है हमने अपना ये बर्तन रखा है, कोई भी बीकर रखा है, हम बोल सकते हैं कि कोई बीकर हमने यहाँ पर लिया है, उसमें हमने एक गिलास पानी डाला है और उसको जो है बॉईल कर गर्म करने के लिए हमने यहाँ पर रख दिया है। अब थोड़ा देर में हम क्या देखेंगे, जैसे ही गर्म होने लगेगा तो हमें दिखेगा इसकी सतह पे क्या होंगे, छोटे छोटे बुलबुले हमें दिखेंगे। अब वो बुलबुले कहाँ से आए, जब पानी गर्म होता है, कभी भी हमने देखा हो जब पानी गर्म होता है, तो जब गर्म होना शुरू होता है पानी, तो धीरे धीरे हमें क्या होता है, उसके नीचे जो है उसके बॉटम में जो है बुलबुले देखने को मिलते हैं। वो बुलबुले क्यों बनते हैं, वो बुलबुले इसीलिए बनते हैं क्योंकि पानी में जो है वो क्या होती है, ऑक्सीजन थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है। पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसीलिए हमें वो बबल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि जो पानी है, जो हम यहाँ पर जो पॉइंट बोल रहा है कि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो पानी में क्या है, स्लाइटली घुलनशील है, पानी में क्या है, घुल जाती है। तो कैसे घुली हुई होती है, ये हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से जान लिया है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि कुछ हमारे क्या है, लैंड एनिमल्स होते हैं, जो क्या है, जो है लैंड में रहते हैं, ठीक है। कुछ एयर, जो वायु में रहते हैं, यानी कि जो हवा में उड़ते हैं, वो हमारे बर्ड्स वगैरह होते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे क्या, मिट्टी के अंदर रहते हैं, कुछ इंसेक्ट्स मिट्टी के अंदर रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो पानी में रहने वाले जो जीव है, तो उन्हें अगर सांस लेनी होती है तो उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, यही मेथड है, क्योंकि पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है, वो उसी घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने लिए सांस लेने के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि जो पानी में रहने वाले जो हमारे जीव हैं, वो किस तरीके से जो है सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि पानी में जो है पहले से ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो उस घुली हुई ऑक्सीजन को ही वो लोग वो जो हमारे जीव है, पानी में रहने वाले जीव, उसको इस्तेमाल करके वहीं से सांस लेते हैं, ठीक है। अगला, एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, या हम बोल सकते हैं ब्रीदिंग, यानी कि हमारे ह्यूमंस या एनिमल्स के लिए जो है ऑक्सीजन बहुत ही एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है सांस लेने के लिए। ये हमको पता है, इस पॉइंट को ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट हमें पहले से भी पता है। अगला, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ऊष्मा और बिजली के क्या है, बहुत ही खराब कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये कोई भी ऊष्मा या बिजली जो है पैदा करवाने में मदद नहीं करते। अगले अगला है हमारा सपोर्टर ऑफ कंबशन, या हम बर्निंग भी बोल सकते हैं, यानी कि ये आग जलाने में, यानी कि जलन की प्रक्रिया, यानी कि दहन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी क्या होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, या वहां पर हम बोल सकते हैं कि दहन की प्रक्रिया में जो है ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो दहन की जो प्रक्रिया हो पा रही है, वो देखा जाए वो क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से ही मुमकिन होती है। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट जो है ऑक्सीजन से रिलेटेड पढ़ लिए हैं, कि पहला, वो जो है दहन की प्रक्रिया में क्या करता है, सपोर्ट करता है। दूसरा, वो जो है पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तीसरा, वो क्या होते हैं, बहुत ही खराब कंडक्टर होते हैं ऊष्मा और बिजली के। और चौथा, हमने पढ़ लिया कि वो सांस लेने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको हमने कुछ एक्सपेरिमेंट की मदद से भी हमने क्या है, यहाँ पर जान लिया है। बाकी आप वापस से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगली गैस को देखेंगे। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं, मोमबत्ती वाला एग्जांपल। एक रूम में अगर हमने मोमबत्ती रखी है, तो इसको क्या है, खुली हवा में रखा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, कोई भी कुछ भी इसके ऊपर हमने कोई जार नहीं रखा, यानी कि इसको ढकाया नहीं है, ये खुली हवा में है,
ठीक है, जली हुई मोमबत्ती। और यहाँ पर भी एक जली हुई मोमबत्ती है, लेकिन उसके ऊपर क्या किया हमने, जार रख दिया है। तो हम क्या देखेंगे, थोड़ा देर में हम देखेंगे कि जो खुली हवा में जो हमारी क्या है, मोमबत्ती रखी हुई है, वो तो क्या है, वो कंटिन्यूअसली जल रही है, यानी कि वो क्या है, जलती रहेगी। जबकि जो मोमबत्ती के ऊपर क्या है, जो हमने ढक दिया, यानी कि उसके ऊपर कोई जार रख दिया है, जिसको हमने ढक दिया है, हम क्या देखेंगे कि जो ढकी हुई मोमबत्ती है वो थोड़ा देर में क्या होगी, बुझ जाएगी। ठीक है, और जो ओपन हवा में है, जो खुली हवा में है, ठीक है, वो क्या होगी, जलना कंटिन्यू करेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो जिसको हमने ढकाया नहीं है, उसको तो क्या है, उसको तो वायु मिल रही है। ठीक है, वायु में प्रेजेंट जो हमारा ऑक्सीजन है वो उसको मिल रहा है, जिस वजह से वो जल रही है। ठीक है, जबकि दूसरी यानी कि एक ये मान लेते हैं इसको, जो बी वाली हमारी मोमबत्ती है, उसको जब हमने ढक दिया, ढकने के बाद वहां पर कोई एयर नहीं मिल रही, एयर से उसे कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मोमबत्ती जो है बुझ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो 21% प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 1% में से वो थोड़ा बहुत क्या होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आगे जो है सबसे पहला पॉइंट क्या है, नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट बर्निंग। ना तो ये जलती है, ना ही जलने में कोई सहायता करती है। जैसे हमने इससे पीछे देखा कि ऑक्सीजन गैस जो है वो जलने की प्रक्रिया में बहुत ही सहायक होती है। ठीक है, उसकी वजह से जो है बर्निंग की प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं कि दहन जो है उसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ना तो जलती है, ना ही जलने की किसी प्रक्रिया में क्या करती है, सहायता करती है। दूसरी चीज दूसरी चीज हम यहीं पर से सेकंड पॉइंट बना लेते हैं कि पहला पॉइंट तो ये जलती नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जली हुई जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अगर कहीं पर जो है इस प्रकार जो है गैस जल रही है, मतलब इस प्रकार जो है कहीं पर कोई ईंधन जो है वो जल रहा है, आग अगर फैल रही है कहीं पर, तो वहां पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें तो उस वजह से क्या होगा, जलती हुई आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो एक ये हमारा इसका जो है बहुत ही यूजफुल पॉइंट ये है कि कहीं पर अगर आग बुझानी हो तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज, मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में क्या होती है, मॉडरेटली सॉल्युबल होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन बीच बीच का अगर हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगली चीज, ग्रीन प्लांट नीड CO2 टू मेक फूड। जो ग्रीन प्लांट्स हमारे हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे जो हमारे पास है, वो क्या करते हैं, उनको CO कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही प्लांट्स के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज, स्लाइटली सार इन टेस्ट। और ये जो है स्वाद में थोड़ा कैसे होते हैं, स्लाइटली खट्टे होते हैं। कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। चलिए, तो ये 4-5 पॉइंट तो कुछ ये हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अगर हम एक्सपेरिमेंट देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस हम कैसे देखेंगे। अगर कोई बंद कमरा है, ठीक है, बंद कमरे में अगर हमने आग जलाई है, ठीक है, आग जलाई है, तो कुछ टाइम बाद हम क्या घुटन सी महसूस करेंगे वहां पर। तो ये घुटन जो है वो क्यों महसूस कर रहे हैं, आग के जलने से क्या घुटन महसूस होती है। आग के जलने से क्या होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, जब आग जल रही है वहां पर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिस वजह से वो पूरे कमरे, बंद कमरे में फैलती है, जिस वजह से ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और वहां पर जो है घुटन महसूस होने लगती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है। इस तरीके से भी जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस को है ये दर्शाता है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए, तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ स्मोक। अब धुआं की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम डस्ट भी पढ़ लेते हैं आगे है। चलिए, इसके साथ साथ हम डस्ट भी पढ़ लेते हैं। डस्ट
एंड स्मोक। डस्ट यानी कि धूल एवं धुआं। ठीक है, धूल और धुआं, धूल और धुआं। अब धूल और धुआं को हम कैसे जानते हैं? ठीक, देखो धुआं क्या होता है, जब भी कोई ईंधन यानी कि हम फ्यूल जिसे बोलते हैं, जब भी कोई ईंधन जो है वो जलता है या कोई भी चीज जब जलती है तो वहां पर क्या निकलता है, क्या निकलता है, वहां पर स्मोक यानी कि धुआं निकलता है। ठीक है, तो धुएं से हम क्या समझते हैं कि जब कोई भी क्या होगा फ्यूल हमारा जलेगा यानी कि कोई भी जो ईंधन हमारा जलेगा तो वहां पर जो है धुआं निकलेगा। ठीक है, धुएं के साथ साथ हमें धूल के भी कुछ कण देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये निकलता कहाँ से है। अब हम देखते हैं जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उद्योग, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है ये धुआं धूल जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलती है, जिस वजह से वहां पर जो है बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती हैं। तो चिमनी से क्या होता है कि जो धुआं निकलेगा वो चिमनी से सीधा ही बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके की जो है बड़ी बड़ी चिमनियां वहां पर लगी रहती हैं। ठीक है, इस तरीके की बड़ी बड़ी चिमनियां वहां पर लगी रहती हैं। देखो नीचे क्या है, जो भी धुआं या धूल यहाँ से निकलेगी, धुआं है धूल है यहाँ से निकलेगी तो चिमनी के थ्रू कहाँ चले जाएगी, बाहर चली जाएगी, जिस वजह से इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नाक के द्वारा उनके अंदर वो धुआं या धूल के कण नहीं जा पाएंगे, जिस वजह से वो तो सही रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है गलत, कि जब ये धुआं क्या होता है चिमनी से बाहर निकलता है तो आकाश की तरफ जाता है। ठीक है, तो आकाश में क्या होता है, जो हमारे पंछी रहते हैं तो उनके लिए बहुत ही हार्मफुल ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जो है धुआं या धूल ये चीजें जो है प्रोड्यूस हो। ठीक है, चलिए ये बात हो गई फैक्ट्रीज की। अब अपने घरों में जब हम देखते हैं तो अगर हम किसी डार्क रूम में जाएं जहां पर क्या हो कोई खिड़की हो और वहां से जो है सूर्य की किरण अंदर आती हो, तो पहले तो उस रूम को जो हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे। फिर जिस खिड़की से जो है धूप अंदर आती है उस खिड़की को अगर हम खोल के देखें तो हमें जो है सूर्य की सीधा किरण इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या देख पाते हैं वहां पर कि वहां पर छोटे छोटे धूल के जो कण हैं वो वहां पर उड़ते रहते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वहां पर धूल के जो कण है वो उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जो अपने घरों में भी हमें पता चल जाता है कि वहां पर भी जो है धूल जो है वो प्रेजेंट है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। नाक से सांस क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी नॉस्ट्रिल होती है वहां पर छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे बाल होते हैं जिसमें जो धूल होती है वो चिपक जाती है। ठीक है, अब धूल जो है वो नाक में चिपक जाएगी और अंदर जाएगी, सिर्फ शुद्ध जो हवा होती है वो हमारे अंदर जाएगी, जिसे हम क्या करते हैं अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है छोटे बच्चों को मना किया जाता है कि मुंह से सांस ना ली जाए। क्यों मुंह से सांस क्यों नहीं लेनी, क्योंकि देखो धूल और धुआं दोनों में क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल चीजें भी प्रेजेंट होती है, हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं, यानी कि हानिकारक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है, खराब है। इसीलिए जो है हम अगर हम मुंह से क्या करते हैं सांस लेते हैं, ठीक है, मुंह से क्या करते हैं सांस लेते हैं तो जो धूल के कण होते हैं वो हमारे अंदर जाते हैं, जिस वजह से हमें रेस्पिरेशन के समय क्या हो सकती है, दिक्कत या परेशानी हो सकती है। इसीलिए हमेशा नाक से जो है सांस लेनी चाहिए, ताकि जो है जो धूल के जो कण है छोटे छोटे वो जो नाक के जो हेयर है, नॉस्ट्रिल में जो हेयर्स होते हैं उसमें फंस जाते हैं, बाकी अंदर जाती है सिर्फ जो है साफ हवा। ठीक है, तो चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। इट कॉज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीज, तो जो ये धुआं है और धूल है दोनों से ही हमें जो है सांस लेने की बीमारियां हो सकती हैं, श्वास की बीमारियां जो होती हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती है, धुएं में भी और धूल में भी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती है, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे सिस्टम को पूरी तरीके से अंदर से खराब कर सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, बनता कैसे है, निकलता कैसे है, जब कोई भी ईंधन की क्या होती है, जलता है, दहन होता है किसी भी ईंधन का, यानी कि प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब कोई भी ईंधन क्या होता है, ईंधन का दहन होता है तब। देखो अब यहाँ पर होते क्या क्या, देखो कंसिस्ट ऑफ फाइन, अब देखो धुआं और जो धूल है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है,
कंसिस्ट ऑफ फाइन यानी कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस द्रव गैस या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अगली चीज, इट इज ऑलवेज हार्मफुल, ये हमेशा ही हानिकारक है। ठीक है, धुआं और धूल कभी भी अच्छे नहीं है, ऐसे नहीं कि हाँ बाहर में अच्छा धुआं है तो इसको जाके सूंघ लो, नहीं, ये हमेशा ही क्या है, हानिकारक है हमारे लिए। तो धुआं और धूल इसको जितना हम अवॉइड कर सके, जितना इससे दूर रह सके, उतना ही हमारे जो है शरीर के लिए ये अच्छा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ इसके जो है हमने पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक और जो हमारा इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एयर का, वो छूट गया है, वो है हमारा वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि हम जानते हैं कि वायु में क्या प्रेजेंट होता है, वायु में जो है जल वाष्प मौजूद होता है। ठीक है, अब कैसे मौजूद होता है हम कैसे बता पाएंगे, देखो एक एक्सपेरिमेंट से लेते हैं, एक बीकर हमने लिया। ठीक है, एक बीकर हमने लिया, बीकर पे हमने क्या डाले, आइस के क्यूब डाले। ठीक है, बर्फ के टुकड़े डाले। ठीक है, बर्फ के टुकड़े डाले। अब बर्फ के टुकड़े डालने से क्या हुआ, जो ये बीकर है ये क्या हो गया, देखो किनारे किनारे से क्या हो जाएगा, बर्फ डालने से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बर्फ डालिए, हम इसमें चिल्ड वाटर डालें यानी कि एकदम ठंडा पानी डालें, तो क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, ये ग्लास जो यानी कि ग्लास लें या हम बीकर ले कोई, ये क्या हो जाएगा, पूरा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी देर में इसके बाहर जो है ये पानी के वाटर के इस तरीके से पानी इसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों देखने को मिलता है ये पानी, दूसरी चीज, अगर हम फ्रिज से कोई पानी की भरी हुई बॉटल निकालते हैं, ठीक है, फ्रिज से अगर हम कोई पानी की भरी हुई बॉटल निकालते हैं, ठंडे पानी की भरी हुई बॉटल, तो अगर हम उसको थोड़ा देर बाहर रखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें भी जो किनारे किनारे से जो है पानी पानी देखने को मिलता है, हमें वाटर की ड्रॉपलेट इसमें ड्रॉप ड्रॉप देखने को मिलती है, बूंदे देखने को मिलती है पानी की, जबकि बॉटल तो बंद बंद है ना, बॉटल तो बंद है, पानी की ड्रॉपलेट उसके बाहर कैसे हैं। या अगर हम कोई ग्लास लें, ये ठंडा पानी हम जो है किसी गिलास में पोर करते हैं, है ना, किसी गिलास में जो है ये ठंडा पानी डाल दें, तो हम उस गिलास के बाहर से भी क्या देखेंगे, हल्के हल्के पानी की जो है बूंदे, वाटर की जो बूंदे हैं वो देखने को मिलेगा, धीरे धीरे क्या है वाटर वहां से गिरता है। ठीक है, जहां पर हमने गिलास रखा है वो हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है नीचे से। ठीक है, तो ऐसा क्यों, क्यों ऐसा कि जब हम किसी बीकर में या किसी बर्तन में, किसी ग्लास में, किसी बॉटल में ठंडा पानी अगर हमने रखा हुआ है, ठंडी चीज अगर हमने रखी हुई है, तो हम क्या देखते हैं, उसे किनारे से हल्के 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 पानी की बूंदे इस तरीके से क्यों देखने को मिलती है, यही होती है हमारी वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प जो नॉर्मल जो है हवा में घुला हुआ होता है, क्या होता है, नॉर्मल हवा में घुली हुई होती है जल वाष्प। ठीक है, वायु में जल वाष्प जो है घुली हुई होती है। जैसे ही उसे कोई जैसे ही ये जैसे बीकर है ये बहुत ही ठंडा है, तो जब इस पे वो टकराती है तो वो भी क्या हो जाती है, वो जल वाष्प जो है। अभी अच्छा देखो, जल वाष्प बनी किससे है, देखो जल से ही बनी हुई है ना, पानी का ही वो क्या है, एक रूप है। ठीक है, जल का ही वो एक रूप है, तो वो हवा में घुला हुआ रहता है। ठीक है, जब वो हवा में घुला हुआ है, अगर हमने कोई ठंडा यहाँ पर रख दिया बीकर इस तरीके से, ये पूरा ठंडा हो चुका है, तो हवा तो इससे भी टकराती रहती है ना, तो जब वो वायु इससे टकराएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, कंडेंस होगी, वहां पर क्या होती है, कंडेंस होती है। ठीक है, कंडेंसेशन यानी कि वाटर वेपर से वाटर बनने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जल वाष्प से जल की बूंदे बनने की जो प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन बोलते हैं। ये हम पिछली क्लासेस में भी जो है वो पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से जो है हमें पानी की जो है बूंदे देखने को मिलती है। वो जो पानी की बूंदे हैं वो कुछ और नहीं, वो क्या है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर भी है वो। ठीक है, तो इसका मतलब वायु में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो जो हमने यहाँ पर जो ये डायग्राम पढ़ा था, यहाँ पर जो ये हमने डायग्राम पढ़ा था, उसको हमने यहाँ पर जो है सिद्ध कर दिया। देखो 78% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में, इसको भी हमने जो है कैंडल वाले एक्सपेरिमेंट से जान लिया। उसके बाद 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको भी हमने देखो पानी को बॉयल करने वाला जो मेथड था, एक्सपेरिमेंट है,
उससे हमने जान लिया इसको भी। अगला जो 1% हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, धूल है, धुआं है, इसको भी हमने जो है जान लिया कि धूल और धुआं तो प्रेजेंट है ही एटमॉस्फेयर में। उसके अलावा जो जल वाष्प है वो भी क्या है, हमारे वायु में ही घुली हुई है। ठीक है, अब हम समझ गए हैं कि वायु में क्या है, हमारी जो जल वाष्प है वो वायु में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है उसको हमने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से जान लिया है। अच्छा, ये जो वायु है, जो वायु है, वायु में जो जल वाष्प होती है वो और किस चीज में काम आती है, जो हमारी वाटर साइकिल होती है ना, वाटर साइकिल, उसके लिए जो ये वाटर वेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो हमारा ये जल चक्र हम जिसे बोलते हैं, जिस वजह से क्या है, पृथ्वी पर जो है पानी का जो संतुलन बना हुआ है, इस वजह से जल चक्र की वजह से बना हुआ है, यानी कि वाटर साइकिल की वजह से बना हुआ है। वाटर क्या होता है, ऊपर जाता है, ऊपर यानी कि आसमान में एटमॉस्फेयर में जाकर के जब वो ठंडा कूल डाउन होता है, कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स बनती हैं बादल से, फिर वर्षा के रूप में पानी नीचे आता है, फिर उस पानी को हम यूज करते हैं, फिर वो पानी नीचे से इवेपोरेट होकर के वाटर वेपर बन करके फिर से वापस ऊपर जाता है, वहां कंडेंस होके फिर ड्रॉपलेट्स बनती हैं वाटर के, फिर वो ड्रॉपलेट्स वापस से नीचे वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो इस तरीके से जो है ये पानी की साइकिल चलती रहती है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर साइकिल ही नहीं चलेगी तो हमें पानी कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। जितना पानी मौजूद है अगर हम सारा पानी यूज कर लेंगे तो बाकी का पानी और कहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज वाटर साइकिल के बारे में हमने पढ़ ली है। अब आप जो है इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को आप नोट कर सकते हैं, इसको अपने तरीके से आप लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाउ इज ऑक्सीजन इन एटमोस्फेयर रिप्लेस, यानी कि जो हमारा एटमोस्फेयर है वहां जो ये ऑक्सीजन है वो कैसे रिप्लेस हो रही है। सबसे पहले देखो ऑक्सीजन यूज कहाँ पर हो रही है। एक, सबसे पहले जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज, जल में जो जीव रहते हैं वो भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर जो जीव रहते हैं वो भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल, देखो पहले हम जान लेते हैं। देखो अगर हम एक बीकर में क्या करें, मिट्टी लें, क्या है इस बीकर में हमने क्या ले ली, इसमें क्या है, मिट्टी है। अगर हम इसमें पानी डालते हैं ना, पानी डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, पानी नीचे कैसे जाएगा, वहां पर क्या होते हैं, बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। बुलबुले बनते हैं और पानी जो है धीरे धीरे नीचे भी जाता है, लेकिन हल्के हल्के वहां पर बुलबुले बनते हैं। तो ये बुलबुले क्या दर्शाते हैं कि जो मिट्टी है हमारी, मिट्टी में भी क्या होता है, वायु कहीं ना कहीं, वायु जो है मिट्टी में भी प्रेजेंट होती है, यानी कि मिट्टी में भी वायु पाई जाती है। ठीक है, क्लियर, यानी कि मिट्टी में भी जो है वो वायु है। ठीक है, अगला इसमें हमने पानी लिया है। ठीक है, जैसे हमने कि पहले एक्सपेरिमेंट किया था कि पानी को अगर हम हल्का हल्का क्या करेंगे, अगर पानी को गर्म करेंगे तो नीचे हल्के हल्के क्या हमें देखने को मिलेंगे, हमें बुलबुले देखने को मिलेंगे, जो दर्शाते हैं कि पानी में भी क्या है, वायु उपस्थित है। ठीक है, ठीक है, वायु की वायु यानी कि ऑक्सीजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, O2 की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पानी में रहने वाले जीव जो है वो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं। मिट्टी में रहने वाले जो जीव है वो मिट्टी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं। पानी और मिट्टी दोनों चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम इसको कैसे बता सकते हैं, देखो मिट्टी में भी ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन है, हम लोग भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इतनी ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इतनी जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में आ कहाँ से रही है, कुछ तो होना चाहिए ना जहां से इतनी सारी ऑक्सीजन आ रही हो। हम तो ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकते, तो ज्यादा ऑक्सीजन जो है हमें कहाँ से आ रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर मिट्टी में रहने वाले जीवों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पानी में रहने वाले जो जीव थे, ठीक है, यानी कि जल में रहने वाले जो जीव हैं वो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही मिट्टी में रहने वाले जो जीव हैं वो मिट्टी में जो ऑक्सीजन होती है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी चीज, जब हम उसमें पानी डालते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमने देखा होगा जब ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी में जो जितने भी पोर्स होते हैं ना, पोर्स
जितने भी छेद होते हैं वो सारे पानी से क्या होते हैं, भर जाते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, वहां सारी खत्म होने लग जाती है मिट्टी में जो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो हमने देखा होगा बारिश के मौसम में जो है मिट्टी से केचुए बाहर निकल जाते हैं, है ना। केचुए हमें ऊपर देखने को मिलते हैं, केचुए जमीन के अंदर, वैसे तो नॉर्मली वो जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में हमने क्या देखा है कि केचुए जो है बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि पानी की वजह से जो मिट्टी के सारे पोर्स है वो क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, जिस वजह से वहां ऑक्सीजन खत्म होने लग जाती है। और केचुए जो हमारे अर्थ वॉर्म्स होते हैं, केचुए उन्हें बोलते हैं, ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसीलिए वो जमीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। जब बारिश खत्म हो जाती है, ठीक है, पोर्स में क्या हो जाता है, वापस से जब ऑक्सीजन चली जाती है, तो वो जो केचुए होती हैं, जितने भी हमारे जमीन में रहने वाले जो भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो वापस वहीं अंदर चले जाते हैं। तो यही कारण है कि बारिश के मौसम में जो है हमें केचुए जो है वो बाहर दिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है, बहुत सारे और भी चीजें जो है हमें बाहर देखने को मिलती है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि बारिश की वजह से जो है पोर सारे बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन की वहां कमी होने लग जाती है, जिस वजह से वो सतह पे ऊपर की तरफ जो है आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि इतनी ऑक्सीजन यूज हो रही है मिट्टी में भी, पानी में भी, और हम भी इतनी ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो इतनी ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में आ कैसे रही है, कैसे कहाँ से आ रही है इतनी ऑक्सीजन, खत्म क्यों नहीं हो रही, फिर भी जो है हम इतने जो ह्यूमंस है, बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन ह्यूमन की है, फिर भी जो है ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रही। ये किस वजह से हो रहा है, देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्लांट्स जो होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट्स बाहर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए जो ये संतुलन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बना हुआ है। नहीं तो इतने सारे हम ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसके अलावा जल में रहने वाले जीव अलग, मिट्टी में रहने वाले जीव अलग, ठीक है, ह्यूमंस के अलावा जो एनिमल्स हैं वो अलग, वो अगर इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग एक्सहेल करेंगे, बाहर छोड़ेंगे इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, है ना, जिस वजह से घुटन होगी और जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो सारे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता प्लांट्स की वजह से, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं बाहर, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स जो है अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, अपने लिए खाना बनाने के लिए। ठीक है, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं, इस वजह से जो है संतुलन बना हुआ है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जो है ऑक्सीजन बाहर क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जो है बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो है ऑक्सीजन बनाते हैं, जो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सिंपल सी प्रोसेस थी। इस वजह से जो है हमारा जो संतुलन बना हुआ है, इस वजह से जो है एटमॉस्फेयर में ये साइकिल जो है वो चल रही है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इन चैप्टर 7 वी हैव लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो चैप्टर 7 में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलोंग इट। तो प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं और खाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बना बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, यानी कि अपने लेते हैं, और एक्सहेल यानी कि छोड़ते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की वजह से ये जो प्लांट्स और, ठीक है, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू, यानी कि जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये बैलेंस है वो किसके थ्रू मेंटेन हो रहा है, वो कैसे मेंटेन हो रहा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी कि एनिमल, ह्यूमन और प्लांट्स के रेस्पिरेशन से ये जो प्रोसेस है वो मेंटेन हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो अब हम समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी अर्थ है उसके बाहर जो लेयर्स है वो हमारी ये क्या होती है, 5 जो हमारी लेयर है, ठीक है। एक है हमारी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अगर हम बोले तो सबसे आउटर लेयर कौन सी है, देखो एक्सोस्फेयर है, ठीक है। इनर लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो हमारी ओजोन लेयर है वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, वो हमारी स्ट्रेटो लेयर पे प्रेजेंट है। जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पर जो है हमारी ओजोन की लेयर जो है वो प्रेजेंट है। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर सन से जो आ रही जो हार्मफुल रेज है, जैसे यूवी रेज, ठीक है, सन से जो आ रही हार्मफुल रेज है उनको जो है हमारी ओजोन लेयर रोकती है। क्योंकि उन जो हार्मफुल रेज जो सन से आ रही हैं, सूर्य से जो हार्मफुल किरणें जो आ रही हैं, कौन सी हार्मफुल किरणें, जैसे यूवी रेज हमारी हार्मफुल रेज होती हैं, ठीक है। तो ये हार्मफुल रेज जब आ रही हैं तो अगर ये डायरेक्टली आ जाएंगी अर्थ पे तो हमारे ऊपर गिरेंगे और हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन बाहर ओजोन की एक लेयर होती है जो इन हार्मफुल रेज को रोक करके सिर्फ सूर्य की जो किरणें जो हमें चाहिए होती है वो ही सिर्फ इसके थ्रू पास होती है, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पर ये ओजोन लेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये कौन से स्फेयर में, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में ये होती है, ठीक है। इसके अलावा अगली हमारी मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर हमारी एक्सोस्फेयर है। तो इसको आप नोट कर लेना, जितनी भी हमारी ये लेयर्स होती हैं। आगे हमारा लास्ट पार्ट है विंड मिल, जिसको हम पवन चक्की भी बोलते हैं, ठीक है। अब विंड मिल क्या है, विंड मिल इज अ स्ट्रक्चर दैट कन्वर्ट विंड पावर इनटू रोटेशनल एनर्जी बाय मींस ऑफ वेन्स एंड सेल और ब्लेड। तो यानी कि ये जो हमारा विंड मिल यानी कि पवन चक्की है, ये क्या करता है, जो विंड विंड होती है, जो हवा यानी कि विंड जो होती है, ठीक है, उसको रोटेशनल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। किससे रोटेशनल, इसकी जो ये ब्लेड्स होती हैं इस तरीके की होती है ये ब्लेड्स, ये देखने को जो हमें मिल रही है। तो इन ब्लेड्स की मदद से ये विंड को यानी कि हवा को किसमें कन्वर्ट करती है, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और रोटेट होती है। तो इस वजह से जो विंड मिल है वो रोटेट होता है, ठीक है, यानी कि पवन चक्की जो है वो घूमती है। अब इसके घूमने से हमें क्या फायदा होता है, जब भी विंड मिल से हमें क्या फायदा होता है, इससे हम जो है ट्यूबवेल से पानी निकाल सकते हैं। आटा चक्की को जो है चलाने के लिए भी ये यूजफुल होता है। ये क्या है, बिजली भी उत्पाद करता है, बिजली का भी जनरेशन करता है, जनरेट करता है। इट ऑल्सो टर्म्ड एज विंड पंप, विंड टर्बाइन एक्सेट्रा। इसको जो है हम विंड पंप या विंड टर्बाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पवन चक्की है, ये हमारा जो है रोटेट होता है, किस वजह से, रोटेशनल एनर्जी से। रोटेशनल एनर्जी कैसे इसको मिलती है, ये हवा से, अपनी ब्लेड की मदद से हवा को जो है रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वो रोटेशनल एनर्जी से क्या फायदा मिलता है हमें, उस रोटेशनल एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पवन चक्की होता है उससे जो है हम आटे की चक्की के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा चक्की चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे कुएं से जो है पानी निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला, ये जो है बिजली जनरेट करने के भी काम आता है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको जो है विंड पंप भी बोल सकते हैं या विंड टरबाइन भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा ये चैप्टर एयर अराउंड अस, जो कि है वायु हमारे चारों ओर। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर हम वायु के बारे में और हमारे चारों ओर वायु किस तरीके से होती है, वायु के क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट होते हैं, उसके अलावा वायु के क्या गुण होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या वो वेट उसमें होता है या नहीं होता है, या वो जगह घेरती है या नहीं घेरती है। तो ये सारे पॉइंट जो है हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आगे इसके जो है आप लोग क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लीजिएगा, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।